समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत जाना था कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मानवीय संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। उन तमाम बिंदुओं के संदर्भ में पिछली क्लास के अंतर्गत हमने विस्तार से अध्ययन किया था। अध्ययन के क्रम को जारी रखते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम शिक्षकों का प्रबंधन, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य को मुख्य रूप से 3 प्रकार के मानवीय संसाधन विद्यालय से संबंधित होते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत हिंट्स दिया था। नंबर 1 शिक्षकों का प्रबंधन, नंबर 2 छात्रों का प्रबंधन और नंबर 3 समाज एवं समुदाय का प्रबंधन। 3 प्रकार से मानवीय संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आज की इस क्लास के अंतर्गत हम अपना प्रथम कंटेंट लेंगे शिक्षकों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टीचर, क्योंकि शिक्षक विद्यालय का आधार स्तंभ होता है। प्रधान अध्यापक शिक्षकों की सहायता से ही विद्यालय की समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। तो निश्चित रूप से शिक्षक विद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यालय के अंदर जो शैक्षिक स्टाफ होता है उसका यदि सही प्रकार से प्रबंधन किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ विद्यालय एवं छात्रों को मिलता है। तो शिक्षकों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में मानवीय संसाधनों में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षक एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी विद्यालय की छवि को सुधारना या बिगाड़ना शिक्षक के हाथ में होता है। तो यदि शिक्षक पूर्ण मनोयोग से प्रधान अध्यापक के नेतृत्व में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस विद्यालय की छवि सही होती है। और कुछ विद्यालय हम देखते हैं कि वहाँ पर यदि मॉनिटरिंग सही नहीं होती है तो मानवीय संसाधनों के रूप में शिक्षक समर्पित रूप से यदि कार्य नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस विद्यालय की छवि समाज की दृष्टि से सही नहीं होती है। तो विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंधन के द्वारा शिक्षकों को उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने कार्यों का निर्वाह उचित प्रकार से कर सके। प्रबंधन के द्वारा शिक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व का शिक्षक को ज्ञान करवाया जाता है, जिससे कि उनको जो उत्तरदायित्व मिला है उनका निर्वहन वो पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ कर सके। शिक्षकों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंध समिति एवं शैक्षिक प्रशासन द्वारा निम्न उपाय करने चाहिए, जिससे कि यदि इन उपायों को प्रबंधन समिति एवं शिक्षक समिति उन उपायों का ध्यान रखती है तो निश्चित रूप से विद्यालय को उसका लाभ मिलता है। इन बिंदुओं को हम बिंदुवार पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत नंबर 1 है शिक्षकों की नियुक्ति उनकी पूर्ण योग्यता एवं क्षमता का परीक्षण करने के पश्चात ही की जाए। किसी भी विद्यालय के अंदर, संस्था के अंदर यदि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है तो शिक्षकों की नियुक्ति करने से पहले प्रबंधन समिति को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हो जाना चाहिए कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है उनकी पूर्ण योग्यता एवं क्षमता का पहले से ही परीक्षण कर लिया जाए, जिससे वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। नंबर 2 शिक्षकों को पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय की कक्षा शिक्षण व्यवस्था एवं संप्रेषण विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि शिक्षक का सीधा संबंध बालक से होता है तो निश्चित रूप से जिन भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है सबसे पहले यह निश्चय करना अनिवार्य है कि जो भी टीचर नियुक्त किए जाएं वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। पूर्ण रूप से प्रशिक्षित शिक्षक होगा तो निश्चित रूप से वो बालकों के साथ अच्छा संप्रेषण से तात्पर्य कम्युनिकेशन कर सकेगा और कम्युनिकेशन अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से शिक्षक
शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित रूप से होगी। और अप्रशिक्षित शिक्षक होता है तो निश्चित रूप से वो बालक को नहीं समझ सकता ट्रेनिंग के अभाव में, और उसकी कम्युनिकेशन के अंदर भी बाधा होती है, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही नहीं होती है। इसलिए प्रशिक्षित टीचर की नियुक्ति करनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षकों को समय समय पर सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करते रहना चाहिए, जिससे वे नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचित हो सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, और जब शिक्षा के अंदर बदलाव आता है तो निश्चित रूप से उस बदलाव से अपडेट रहने के लिए एक टीचर के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए सेवारत इन सर्विस ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एजुकेशन के अंदर जो नवाचार आ रहे हैं उनसे शिक्षक अवगत हो सके और उसका लाभ बालकों को दे सके। नंबर 4, शिक्षकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रभारी बनाया जाए, जिससे वे पूर्ण मनोयोग से सहयोग दे सके। शिक्षकों को विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम के साथ अन्य कई एक्टिविटीज़ होती है जिसको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को करने के लिए शिक्षकों को अलग अलग एक्टिविटीज़ का प्रभारी बनाया जाए, जैसे कि किसी को कल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रभारी बनाया गया, किसी का गेम्स का बनाया गया, या किसी को समुदाय से संबंधित कोई अन्य प्रोग्राम विद्यालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उसका प्रभारी बनाया गया। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से यदि कार्य का वितरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि मुझे कार्य मिला हुआ है, साथ ही एक दूसरे से उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक को विद्यालय के कार्य का प्रभारी बनाने कार्यभार वितरण के समय शिक्षक की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य का वितरण करना चाहिए, ताकि वो कार्य अच्छा होगा और जिस भी शिक्षक को वो कार्य मिलेगा वो पूर्ण मनोयोग के साथ उस कार्य को संपादित करेंगे। नंबर 5, शिक्षकों में विद्यालय के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना का विकास किया जाए, जिससे वे विद्यालय के उत्थान हेतु कार्य कर सके। देखिए, हर व्यक्ति जिस संस्था से जुड़ा होता है, मैं कहता हूँ कि उसको जिस भी संस्था से जुड़ता है उसको पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ उस संस्था के साथ कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करेगा तो निश्चित रूप से संस्था को लाभ मिलेगा, संस्था का निरंतर विकास होगा और समाज के अंदर संस्था की छवि बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित होगी, साथ ही साथ बालकों को भी उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए शिक्षकों को विद्यालय के प्रति पूर्ण समर्पण भावना के साथ कार्य करना चाहिए। अगला हम लेंगे, शिक्षकों की समस्याओं के प्रति प्रबंधकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्स है शिक्षक, तो निश्चित रूप से मानव की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। तो निश्चित रूप से कभी कभी शिक्षकों की कोई प्रॉब्लम होती है तो विद्यालय प्रबंध समिति को उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि शिक्षकों की समस्याओं की समाधान होगा। और यदि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा, प्रबंध समिति सकारात्मक दृष्टिकोण से उन समस्याओं का निराकरण करती है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षक भी संस्था के प्रति पूर्ण ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ और पूर्ण मनोयोग के साथ जुड़ा रहेगा और अपना योगदान उसके अंदर देगा, जिससे वे व्यक्तिगत समस्याओं से छुटकारा पाकर विद्यालय हित में अधिक समय दे सके। यदि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो विद्यालय के हित में अपना अधिक समय देंगे। अगला है, शिक्षकों की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उनको शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विद्यालय कार्य प्रदान करने चाहिए। शिक्षकों को टीचिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो है ही है, शिक्षक का कार्य पढ़ाना तो है ही है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अन्य भी शिक्षक के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे अन्य कार्यों में कार्य का वितरण करते समय शिक्षक की योग्यता एवं उसकी क्षमता के अनुसार उसको शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विद्यालय कार्य प्रदान करने चाहिए, जिससे कि उसकी संपूर्ण योग्यता का उपयोग विद्यालय हित में हो सकते हैं। क्योंकि मैं
हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ जरूर होती है, तो विद्यालय प्रबंध समिति को उनकी खूबियों को ध्यान में रखते हुए उन खूबियों का उपयोग विद्यालय एवं संस्था के हित में करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक, विद्यालय एवं छात्र सभी लाभान्वित होंगे और वो विद्यालय अच्छा विकास करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, उपरोक्त विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षक रूपी मानवीय संसाधनों के सही प्रबंध एवं सर्वोत्तम उपयोग के वक्त उक्त उपाय करने चाहिए। जो ऊपर उपाय हमने बताए हैं वो उपाय करने चाहिए। यदि इस प्रबंध व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शिक्षक का विद्यालय के उत्थान में पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। आगे जब भी हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे तो दो प्रकार के मानवीय संसाधन अपने ओर ले रहे हैं। नंबर 2 छात्रों का प्रबंधन और नंबर 3 समुदाय एवं समाज का प्रबंधन। उसको हम अगली क्लास के अंदर समझेंगे, पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।